ओके, नेक्स्ट थिंग, लवलीज थ्योरम भैया, पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सेलिब्रेटेड जिस तरह ग्रुप थ्योरी करते वक्त लेग्रांजेस थ्योरम का जो रोल है ना, मतलब वो तो आप भूल ही नहीं सकते। लेग्रांजेस थ्योरम ग्रुप थ्योरी का क्या होता है? इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी फाइनाइट, देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। शायद ही कोई बच्चे को याद ना हो जिन्होंने ग्रुप थ्योरी थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ा है। तो बिल्कुल वही हाल लवलीज का है बेटा। हाँ, बहुत बड़ी बात है, पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखते रहो। और ये लवलीज थ्योरम का स्टेटमेंट एक तरफ, ये इतनी खतरनाक चीज़ है, सच कह रहा हूँ। अकेडमिक्स हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, कुछ भी हो, इसके बिना जाना तो मूर्खता है। मतलब आपको इसका प्रूव भी करना पड़ेगा, इतने में हो जाएगा। बट छोड़ना नहीं भाई, क्योंकि इंटरव्यू दोगे कल को इंटरव्यू दोगे तो ये इसका रोल कहीं ना कहीं आएगा ही आपके जीवन में, याद रखिएगा। इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। लवलीज थ्योरम, खतरनाक थ्योरम। मैं इसका प्रूफ भी करा रहा हूँ, छोटा सा है, छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते भाई, इसने ऐसा इम्पैक्ट दिया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। अब इसमें आपको दो तीन चार चीज़ें समझानी पड़ेंगी। समझाने से पहले आओ भाई, देखो इसको थोड़ा, आपके मतलब अंदर अंदर से आवाज़ आए थोड़ा, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा घर पे। बेटा ये इतनी सी चीज़ है, कोई भी फंक्शन अगर एंटायर है, एंटायर का मतलब सब जगह कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, प्लस अगर वो बाउंडेड हो गया तो भैया वैसा सिर्फ एक ही फंक्शन हो सकता है, एंड दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। ये ऐसे करके सजा लो अपने दिमाग में, मतलब आंखों में बसा लो इसको, कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कोई फंक्शन अगर एंटायर होने के साथ साथ बाउंडेड है तो भैया वो सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन ही है, और कोई और नॉन कांस्टेंट फंक्शन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं। टेल मी सर्टेन एंटायर फंक्शंस। ई जेड इज एंटायर, हेलो, अरे बोलते का है नहीं। बट ई जेड बाउंडेड थोड़ी ना है, नहीं है ना। अब मैं आपको बोलूं क्या आप, अरे रुको भाई, यहाँ खुद ही देख लो, आप मेरे को बताओ, जब आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्व कर सकते हैं, फिर तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो? तो कितना ही बड़ा नंबर लिख दूं, आप समझ गए मेरी बात, आप मेरी बात समझ गए। तो इज इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर विल बी सॉल्वेबल, तो बाउंडेड कहाँ हुआ जब इज सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज ले ही रहे हैं? दिस इज नॉट बाउंडेड, दिख रहा है आपको? अच्छा, और कौन सा फंक्शन एंटायर है? साइन जेड। और बेटा साइन के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वो अनबाउंडेड दिखाया था ना। तो ये रिजल्ट याद कर लीजिए, कोई भी एंटायर फंक्शन अगर गलती से बाउंडेड हो गया, बस सारे पाप धुल गए उसके, वो फिर कांस्टेंट फंक्शन ही बनेगा। तो इसका प्रूफ देखिए बेटा, मैं दो चार रिव्यूज दे रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन पे आते हैं। अगर आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं जहाँ ग्राफ पॉसिबल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कांस्टेंट फंक्शन विल बी लाइक दिस। तो एफ एस कांस्टेंट का मतलब अगर आपने दो अलग अलग वैल्यूज ए और बी ली, तो जितना एफ ए है आर्बिट्ररी उतना ही एफ बी होना चाहिए, तभी कांस्टेंट माना जाएगा। हेलो, इन सी एफ इज कांस्टेंट, एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन मींस यही सेम चीज, बस ग्राफ नहीं है हमारे पास। फॉर arbitrary points a b belongs to c, we have to have वो जो दिख रहा है आपको, भाई जितना एफ ए प्रूव कर दीजिए उतना ही एफ बी, फिर तो हो जाएगा कांस्टेंट। दो आर्बिट्ररी पॉइंट्स पे वैल्यू सेम है, बट वो आर्बिट्ररी पॉइंट्स तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि दो आर्बिट्ररी पॉइंट तो लेफ्ट में, राइट में, दाएं में, बाएं में, बीच में, इधर उधर कहीं भी हो सकते हैं। हेलो, इज इट ओके? नंबर टू, बेटा क्या लिखा जरा पढ़ना। एफ ए, ये क्या है? ये आर्गुमेंट ही आपको बताएगा चलना कैसे। बेटा जब आपको एफ ए यानी वैल्यू चाहिए एफ एफ की ए पे, वैल्यू चाहिए एफ की बी पे, कॉशस इंटीग्रल फॉर्मूला दिख तो रहा है, और कहाँ से आएगी वैल्यू? और कोई थ्योरम बनी है जो वैल्यू बता दें एंटायर फंक्शन की? सी आई एफ याद करिए। अगर ए बिलोंग कर रहा है इंटीरियर ऑफ सर्कल विद सेंटर समथिंग ले लीजिए, देन याद तो करो, अभी तो पढ़ के आए हो। एफ ए क्या होता है? अरे बाबा, पावर नहीं आएगा,
वो nth फॉर्मूला में आता है, nth डेरिवेटिव फॉर्मूला। ठीक है, ये है आपका, ये दो चीज़ें। नंबर 3, क्या आप मानते हैं ऐसा होगा? हाँ, फिर तो ये भी होना चाहिए। अरे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बाबू? सो टू शो दिस वी विल बी शोइंग दिस, यही आर्ग्यूमेंट जरा यहाँ लगा दीजिए। टू शो एफ ए इक्वल टू एफ बी विल बी शोइंग मॉड में एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू जीरो। ये एफ ए है, ऐसे ही एफ बी आएगा। मॉड लेना है यानी एस्टिमेशन थ्योरम, एस्टिमेशन थ्योरम यानी एम एल फॉर्मूला। क्या बोला सर आपने? बेटा रिकॉर्डिंग में ऐड हो गया, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो गया आई शुड से। एम एल फॉर्मूला याद करिए, ऐसी चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। हाँ जी, व्हाट इज एम एल फॉर्मूला? मॉड ऑफ इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड। हाँ जी, लेस देन इक्वल टू, ये m है और ये आपका l है। l की जगह लिखते हैं आप लेंथ ऑफ c और m की जगह लिखते हैं आप बाउंड। याद है बेटा या भूल गए? बस यही है, ये आपके रिव्यूज हैं। ये इसने लाउवली थ्योरम ने पूरे मैथमेटिक्स पे, स्पेशली कॉम्प्लेक्स में तो, और अभी जो इसका अभी आगे एप्लीकेशन दिखाएंगे आपको, तो वो इतनी बड़ी चीज़ दे दी है ना इसने, लाउवली थ्योरम ने, कि ये चीज़ें छोड़ नहीं सकते आप। दैट इज़ वाई मैं ये सब करा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को क्या पड़ी थी। इसका प्रूफ कर लीजिएगा प्लीज़। ओके, आइए प्रीवियस स्लाइड, यही था प्रीवियस स्लाइड में तो। एक, दो और ये तीन। आओ भाई मैं करा देता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा ही समय लेंगे, बट फिर भी मैं कहूँगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको छोड़ा नहीं जा सकता। ये इतना इम्पैक्टफुल है, कौशी रीमान से भी ऊपर ऊपर है। हाँ जी, आइए सर प्रूफ। भाई ये छोटी छोटी चीज़ें अपने आप लिख लीजिएगा। आई होप मेरे को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाउंडेड है, तो एफ जेड विल बी लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल जेड। इज इट ओके? लिख लोगे ना अपने आप? हम्म, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। लेट ए बी बिलोंग्स टू सी बी आर्बिट्ररी। प्रूफ देखो यार, क्या खूबसूरत प्रूफ है। क्या शो करना है? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के लिए क्या शो करेंगे? एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो आपको याद आई कि भैया ये एफ ए इक्वल टू एफ बी तो बाद में आएगा, पहले एफ ए कहाँ से आएगा, एफ बी कहाँ से आएगा? कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला से। फॉर कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला टू बी यूज्ड वी हैव टू क्रिएट अ सी जिसके इंटीरियर में ए बैठा है। अभी तो आपको पता नहीं ए कहाँ है, ए तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऐसा एक कर्व बनाते हैं, देखिए चूज। रेड पेन से लिख रहा हूँ, याद कर लेना, इतना इतना तो याद करना बनता है। हाँ जी, याद रखना पड़ेगा, वो आप अपने आप कर भी नहीं पाओगे। अच्छा, ऐसा करके हुआ क्या, मैं दिखाता हूँ आपको। बेटा आपने बोल दिया कि आर जो है वो ग्रेटर है मैक्सिमम ऑफ मॉड ए मॉड बी। ये पहले ही मैक्सिमम था, मैक्सिमम यानी इन दोनों से ज्यादा, अब तो और ज्यादा हो गया। तो क्या मैं ये बोल दूं कि आर इन दोनों से ज्यादा है? अरे बोलो भैया। हाँ, सो जाओ। सो दिस implies distance between a and 0 is less than r and distance between b and 0 is less than, देख लीजिए छुपा हुआ है। So this implies a belongs to interior of circle with center 0 radius। कुछ आया नजर? अरे बोलते काहे नहीं? ये देखिए ये छुपा हुआ है। तो अब आपने बातों ही बातों में एक सी जीरो आर, सर्कल विद सेंटर जीरो रेडियस आर कंस्ट्रक्ट कर लिया, जिसके इंटीरियर में और भी बैठे हुए हैं। तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाइए। लगाना तो पड़ेगा, तुम चाहे कुछ भी कहो, इसका तो प्रूफ आपको करना ही पड़ेगा। बाय कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, एफ इज 1/2 पाई आई। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, yeah, let me add one more line। ठीक है ना, लिख दिए वहाँ पे। तो देयरफॉर बाय कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला। हाँ जी, जरा बताइए अगर आप जगह में हैं तो। बेटा एफ ए का वैल्यू बता दो।
अरे काहे शर्म आ रहे हो, बताओ भी। 1/2 पाई, हाँ 1/2 पाई, हाँ हाँ, इंटीग्रल ओवर जेड माइनस है ओवर सी, सी आपके सामने, एफ बी इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड ओवर जेड माइनस है, जेड माइनस बी डी जेड। जी अब करना क्या है आपको, अब आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। एफ ए इक्वल टू एफ बी का मतलब एफ ए माइनस एफ बी इज जीरो, हम मॉड्यूलस ले रहे हैं डायरेक्टली, या डिफरेंस तो लेना ही है। देखिए जरा, इसको छोड़ना मत, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो। ये जिंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको जरूर काम देगा, और मौका मौका आज ही है इसको ढंग से करने का, दोबारा कभी मौका तुम्हारे पास आएगा भी नहीं। आ जाओ। हाँ जी, एफ ए माइनस एफ बी, आना बेटा ज़रा, मॉड्यूलस तो हम लगा ही लेंगे। व्हाट इज़ एफ ए माइनस एफ बी, अगर आप मेरे साथ है तो बेटा 1/2 पाई बाहर, इंटीग्रल ओवर सी अंदर, और ये पहला आएगा ये पूरा एंड देन दिस, तो एफ जेड कॉमन, 1/z माइनस है 1/z माइनस बी डी जेड। ठीक है, एलसीएम एलसीएम लेना आता है, मैं मेरे पास ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, मैं वैसे ही बता देता हूँ बेटा। जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो z माइनस बी माइनस जेड प्लस है, चेक करिए। अरे ठीक है, तो a माइनस बी बाहर निकाल रहा हूँ मैं, दोबारा मत पूछना कि कैसे आया। कोई है क्लास में, एनीबॉडी इंटरेस्टेड? हेलो, साथ आइए साथ आइए, इसकी एप्लीकेशन तो इसकी बाप है, पहले ये करते हैं, पहले ये करो मेरे साथ आओ। देखो भाई, अब आप लोगों ने एफ ए माइनस एफ बी तो निकाल लिया, लेकिन अब ये जीरो कैसे लाएंगे बेटा, ये जीरो नहीं लाएंगे, इसका मॉड्यूलर जीरो लाएंगे, तो यहाँ मॉड लगाएंगे, तो यहाँ मॉड लगेगा, फिर यहाँ मॉड लगेगा, और अगर आपको याद है तो एम एल फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले इसको अलग करो, तो दिस इज, मैं यही सेपरेट कर रहा हूँ। हाँ जी, आयोटा का मॉड्यूलस याद है ना, 1 होता है। अरे हाँ तो बोलो यार, कभी तो हाँ कह दिया करो। सो इट इज, हाँ जी, दिस इज 1/2 पाई इंटू मॉड में ए माइनस बी इंटू यहाँ लग जाएगा आपका एम एल, दिस इज एम एंड दिस इज योर एल। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं एम क्या चीज़ है और एल क्या चीज़ है? भैया एल तो सिंपली लेंथ है, लेंथ ऑफ सी, लेंथ ऑफ सी यानी लेंथ ऑफ सर्कल विद सेंटर जीरो रेडियस, और बढ़िया। और एम होता है आपका अपर बाउंड इसका, या यूं कह लीजिए सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ जेड डिवाइडेड बाय मॉड में जेड माइनस से जेड माइनस बी, एम आई राइट? हेलो, हाँ जी, अब इसका इलाज किया जाएगा कि ये क्या चीज़ से लेस है, सब हो चुका है बेटा। ये एफ जेड तो एम से लेस है, शुरू में ले लिया था, तो इट इज़ लेस देन इक्वल टू, आंखें खोल के रखना, 1/2 पाई आई 2 पाई मॉड में ए माइनस बी इंटू एम डिवाइड बाय, देखते हैं, इंटू सर्कल का लेंथ बताइए, पैरामीटर ऑफ अ सर्कल, पैरामीटर ऑफ अ सर्कल, सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये एक आर आ गया। अब ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखिएगा ध्यान से, बहुत बहुत बार किया हमने, बहुत बार किया। मैंने इसी दिन के लिए आपको एम एल फॉर्मूला भी कराया था, ये आपने किया हुआ है क्लास में हमारे साथ, कभी ये रिलेशन अप्लाई किया आज से पहले? थैंक यू वेरी मच। अब ये आपने जब किया नहीं होगा क्लास में, तो फिर आपसे अप्लाई भी नहीं होगा, मानो बात मेरी, वो पता है, ऊपर ऊपर से थोड़ा ना पढ़ने से हो जाएगा, तो इसको मैंने पलट के लिख दिया ऐसे, so दैट इज मॉड में z माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड z माइनस मॉड ए, एंड मॉड में z माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड में मॉड z माइनस मॉड बी। हाँ जी, c इज स्टैंडिंग फॉर C0R, और ये आप इंटीग्रल ओवर सी डी जेड ले रहे हैं, यानी z आपका C0R में, पहले भी बात हो चुकी है इसकी। तो बेटा z अगर C0R की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, ये 1 सेकेंड, z अगर C0R की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, तो z माइनस जीरो आर होगा नहीं होगा? जल्दी से बता दो बेटा, सर्कल के ऊपर। अरे बोलते काहे नहीं, तो मॉड z का वैल्यू आ गया आपका r, देख लीजिए अच्छे से।
दैट इज मॉड z माइनस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड में ये r माइनस मॉड a एंड मॉड में z माइनस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड में r माइनस मॉड b। रेसिप्रोकल कर दीजिए, सब कुछ कराया हुआ है तुम्हें, रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, वैसे तो यहाँ मॉड की जरूरत नहीं है, आपके लिए लगा दिया फिर भी। इज इट ओके? एवरीथिंग इज फेयर, सब कुछ लिख दिया एकदम क्लैरिटी के साथ। तो ये क्वांटिटी इससे लेस है और ये क्वांटिटी इससे लेस है, यही है, फिर बस काम हुआ ही समझो। तो बेटा ये पूरा डिनोमिनेटर देख लीजिए, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, आपके सामने अभी बता दिया गया था, आर माइनस मॉड ए मल्टीप्लाइड विद आर माइनस मॉड बी। अब जरा अपने दिल से पूछिए बेटा, एक आर इधर से कॉमन आएगा, एक आर इधर से कॉमन आएगा, यानी 1/r²। ये 1/r² हो गया और ये 1 ये आर हो गया, आर का सिंगल पावर न्यूमरेटर में और आर का डबल पावर डिनोमिनेटर में। सब कुछ बाकी का कबाड़ा किनारे करो और मुझे बताओ क्या कुछ ऐसा नहीं आया आपके पास? बेकार की चीजें हटाइए जरा सामने से और साथ आ जाइए। आओ भैया, आओ आओ। दैट इज मॉड ऑफ एफ ए माइनस एफ बी इज लेस देन इक्वल टू, ये आर और ये आपका आर स्क्वायर है, दिस इज 1/r टाइम समथिंग। हाँ जी, विल इट गो टू जीरो एज आर गोज टू इंफिनिटी? बोलते काहे नहीं? डेफिनेटली, डेफिनेटली लीजिए आगे। तो अगर इसका लिमिट जीरो आ रहा है एज आर गोज टू इंफिनिटी, फिर तो ये भी जीरो हो गया। हाँ जी पीपल, बेटा क्या मॉडुलस कभी लेस देन इक्वल टू जीरो होता है? यार कुछ बोलोगे या नहीं बोलोगे? क्या मिलेगा यहाँ से? इक्वल का मतलब आपका काम खत्म, बाकी बुक्स में तो यहीं तक लिखा हुआ है, आपके ऊपर है, देख लीजिए। आगे आपका कांस्टेंट फंक्शन, तो ये है भैया क्लासिक प्रूफ, जिसको मैं फिर कहूंगा कि बिल्कुल मत, कुछ भी हो जाए चाहे मत छोड़ना इसको छोड़िएगा मत। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, एकेडमिक्स करने जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए भी जा रहे हैं, करिए फटाफट कीजिए। अभी इसका एक और धाकड़ एप्लीकेशन आएगा आपके सामने। हेलो, आर यू डूइंग? लास्ट स्लाइड। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लवलीज थ्योरम? विल यू प्लीज टेल मी द स्टेटमेंट? इतनी सी बात अगर आप अपनी आंखों में बसा सकते हैं, चिपका लो उसको, दीवार पे चिपका के रख लेना। हाँ जी, ये बताइए। वेट वेट वेट, पहले देखो, पहले देखो क्यों पूछ रहा हूँ, हालांकि ये मैं करा चुका हूँ, बट यहाँ इस पॉइंट पे क्यों पूछ रहे हैं?
ये बेटा सबसे इंटरव्यू में पूछे गए हैं। हम्म। पहले वाले पे आइए। क्या साइन जेड बाउंडेड है, प्लीज सी, ध्यान से देखना। सपोज साइन जेड इज बाउंडेड, मान लिया हमने। हाँ जी, फिर इसमें आपको याद आई कि बेटा साइन जेड तो एंटायर होता है। अरे होता है या नहीं होता है? क्या मिलेगा लॉवेलिस थ्योरम से? हाँ, अब ये बताइए आप मुझे। आप सबको पता है ना कि बेटा साइन जीरो तो जीरो होता है, साइन पाई बाय टू कितना होता है? ये आपको कांस्टेंट फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, या नॉट ट्रू, या कॉन्ट्रडिक्शन। बात समझ में? ये आर्ग्यूमेंट है भाई। वो उन्होंने बोला कि ये प्रूव कीजिए कि साइन जेड बाउंडेड नहीं है यूजिंग लवली इंटरव्यू। इंटरव्यू में तो ये रहा आपका तरीका। मतलब एक और तरीके से आपको पता लग गया कि कॉम्प्लेक्स में साइन जेड बाउंडेड नहीं हो सकता। पहले तो हमने वैल्यू लेके बताया था। अगर वैल्यू आपको याद है तो साइन ऑफ आयोटा एन करके, हेलो, है ना वो? एक वो वाला तरीका न्यूमेरिकल, दूसरा ये ऐसे कर लीजिए। सेम विद कॉस, सेम विद ई पावर जेड, वो भी हो जाएगा। ई पावर जीरो इज वन एंड ई पावर वन इज ई। ये तो कांस्टेंट फंक्शन नहीं हुआ, कांस्टेंट फंक्शन तो डिफरेंट पॉइंट्स पे भी सेम वैल्यू देगा। हाँ, उसमें भी बताया था। उसमें क्या बताया था मैंने? क्या बात कर रहे हैं? अरे साइन जेड कॉस जेड कब बाउंडेड बताया मैंने इसमें कॉम्प्लेक्स में? तो वही तो कह रहे हैं ना, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना। बाउंडेड नहीं, ये आप क्वेश्चन नहीं समझे। अरे क्वेश्चन मार्क लगाए भैया, वो पूछ रहे हैं। वो ये थोड़ा ना कह रहे शो करो, दे आर आस्किंग। या साइन जेड को अनबाउंडेड प्रूव कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ लॉवलीज थ्योरम। इज इट ओके? हाँ, चीजों को सही से लो भाई, ठीक से लो ना चीजों को, तभी तो अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अगला कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मास्टरपीस। आइए लास्ट वाला कराते हैं। बेटा एक बात बताना जरा, अगर किसी फंक्शन का, हाँ जी, अगर किसी फंक्शन का, अरे भाई हो क्लास में या साथ छोड़ चले आप हमारा। अगर किसी फंक्शन के रेंज में वन बैठा है, टू बैठा है, थ्री बैठा है, तो ये पक्का है ना कि एफ जेड वैल्यू जो लेगा वो वन भी ले सकता है। फिर अगर एफ टी लिया तो वैल्यू कुछ टू भी इन्हीं में से लेगा। फिर कुछ भी लिख दीजिए, वो या तो वन होगा या टू होगा या थ्री होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। हेलो, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, हाँ जी, ये जो भी वैल्यू आ रही है, क्या ये सारी वैल्यू फोर से लेस है, फाइव से लेस है? और ये तो बाउंडेड फंक्शन है भाई, जिसका रेंज ही यही वैल्यू का सेट है। तो यहाँ देख सकते हैं नोट, range f is 1 2 3, this implies f is bounded. Also f from c to c तो एनालिटिक, यानी सभी पॉइंट्स पे एनालिटिक, यानी एंटर सब पे। कराओ भैया, अब कुछ बोलो जल्दी, क्या मिलेगा? देयरफॉर बाय लॉवलीज थ्योरम, घर पे बैठ के अप्लाई कर लीजिएगा। बाय लॉवलीज थ्योरम व्हाट विल हैपन, f मस्ट बी क्या? जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। कांस्टेंट फंक्शन यानी सभी पॉइंट्स पे सिर्फ एक ही वैल्यू दे। सो दिस इंप्लाइज जो इसका रेंज होना चाहिए था वो तो सिंगलटन होना चाहिए था ना, तभी तो कांस्टेंट फंक्शन आएगा। क्या इसका रेंज सिंगलटन है? बोलो बेटा, ये तो कांस्टेंट फंक्शन के लक्षण नहीं है। ये तो तीनों वैल्यू ले रहा है ना रेंज में, तो यानी एफ वन वैल्यू भी लेगा, एफ टू वैल्यू भी लेगा, एफ थ्री वैल्यू भी लेगा, तो कांस्टेंट फंक्शन कहाँ हुआ? बेटा बात समझ में आ गई? इट्स नॉट पॉसिबल का मतलब नो सच फंक्शन इज पॉसिबल, ये तो उसी को आएगा जिसने ढंग से पढ़ा है। बाकियों के तो सिर के ऊपर से जाएगा। आप देख लीजिए आपका कहाँ से जा रहा है। करिए फटाफट कीजिए। अभी दिखाते हैं।
ये साइन वाला ये अच्छा ऊपर लिखा है ना, सॉरी। ये जो लास्ट में आप ऐड कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, यहाँ लिख लीजिएगा, नो सच फंक्शन इज पॉसिबल, नो सच फंक्शन इज पॉसिबल। आ रहा हूँ। नेक्स्ट, यस, स्लाइड अलजेब्रा। क्या आप ये बता सकते हैं? एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग, और वैसे भी क्या है, इफ यू कैन टेल मी व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, क्या है बताइए। हेलो, से समथिंग। हेलो, आई एम वेटिंग, यस, नो आइडिया। अरे नहीं नहीं, एवरी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट मस्ट हैव अ रूट इन सी, रूट इन सी, रूट इन सी, भाई ये तो पता होना चाहिए था आपको। देखिए कोई भी पोलिनोमियल दे दो मैं आपको, कोई भी पोलिनोमियल दे दो, तो ये आपका z हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया, ये c हो गया। भाई उस पोलिनोमियल के पास इंटीजर रूट है या नहीं पता नहीं, रैशनल रूट की भी गारंटी नहीं है, रियल रूट की भी गारंटी नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट के बाहर तो कुछ नहीं है ना। सो एवरी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल विल हैव एटलीस्ट वन रूट इन सी, इन पर्टिकुलर ऑल रूट्स इन सी। ये तो पता होना चाहिए यार स्टेटमेंट। बरसों बरस सिर में दर्द हो गया लोगों को, इसका प्रूफ नहीं मिला। आर यू लिसनिंग? पहले समझ लीजिए कि क्या करने जा रहे हैं। कोई भी मैं यहाँ पोलिनोमियल लिख दूं, कोई भी एनी पोलिनोमियल जिसके कोएफिशिएंट इंटीजर हैं, रियल हैं, रैशनल हैं, कुछ भी हैं। अच्छा जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ऐसे ही देख लो। हाँ जी, इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, फटाफट बोलो यार। तो इसके रूट्स इंटीजर्स तो नहीं है दोनों? हाँ, इसके रूट्स रैशनल्स हैं। अब बोलिए क्या रूट्स आएंगे? इसके तीनों रूट्स ना इंटीजर्स हैं, इसके तीनों रूट्स ना रैशनल्स हैं, हाँ इसके तीनों रूट्स रियल हैं। अरे ठीक है ना। हाँ तो ये सबके बाहर जा सकता है, कॉम्प्लेक्स के बाहर नहीं जा सकता। अब ये लो, रोल लो थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। बेटा बात समझ में आई? राइट, एनी डैम पोलिनोमियल कुछ भी लिख दीजिए, उसका रूट पक्का कहाँ जाके मिल जाएगा आपको, किसमें एटलास, किसमें पक्का मिलेगा? जेड की गारंटी है, क्यू की गारंटी है, आर की गारंटी है, सी की गारंटी है। यही है भैया फंडामेंटल थ्योरम। जा जाके नेट पे सर्च कीजिए ना, मैंने बोला इसका प्रूफ लोगों को बरसों तक मिला ही नहीं, हालांकि आइडिया वाज वेरी क्लियर, बट प्रूफ कर करके मर गए। ऊट पटांग प्रूफ, 10 पेज का प्रूफ, 20 पेज का प्रूफ। और अब आए हैं हमारे लाउवलीज जी, दैट इज व्हाई इट इज रिस्पेक्टेड, सो मच रिस्पेक्टेड। लाउवलीज थ्योरम की हेल्प से इसका प्रूफ किया जाएगा अभी। मैं इसीलिए मैंने आपको प्रूफ कराया, और इसीलिए ये एप्लीकेशन भी करा रहा हूँ। ये मैं अपना बता रहा हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमफिल पीएचडी के लिए मतलब एनरोल कराया था, एंट्रेंस दिया था, एंट्रेंस क्लियर किया था मेरा, फिर इंटरव्यू हुआ था, मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये पहले की बात है। तो मेरे से मतलब सारे लेक्चरर्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये चीज़ पूछी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का स्टेटमेंट, फिर बोलते हैं इसका प्रूफ, मतलब वो छोड़ेंगे थोड़े ना इसका प्रूफ। तो आई आंसर्ड, स्टेटमेंट मैंने बता दिया, फिर जब उन्होंने पूछा इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो मैंने कहा सर लाउवलीज थ्योरम से कर लेंगे, यही स्टेटमेंट था एग्जैक्टली। तो आपके लिए भी है, तो ऐसी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ये कैसे आप पता लगाएंगे कि लाउवलीज थ्योरम से करेंगे या नहीं? तो जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे ही कर लोगे क्या?
मजाक है, इतनी बड़ी चीज दे दी लॉवलीज ने, आप ऐसे ही मजा ले रहे हैं। आइए जरा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इट सेज एवरी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी कोएफिशिएंट ले लो विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स, अब आप मेरे को बताओ ये अपने स्टेटमेंट से जस्टिफिकेशन आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी जो मैंने आपको पिक्चर बना के बताया था कि कोई भी पोलिनोमियल दें उसका रूट पक्का जाके कहाँ मिल जाएगा आपको, इंटीजर में मिलेगा, रियल में मिलेगा, रैशनल में मिलेगा, कहाँ पक्का मिलेगा, जल्दी बताइए। ये तो एटलीस्ट वन रूट के लिए, आगे जब और कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि नहीं सारे रूट्स ही सी में है, वो तो होंगे ही, जाएंगे कहाँ। अभी इस पे बात करो। तो प्रूफ ध्यान से देखिएगा, बड़ा शानदार प्रूफ है। लेट पी जेड बी अ नॉन कांस्टेंट polynomial in Z। हाँ जी, what do you mean by non constant polynomial? That means pz equal to 5, pz equal to 7 इस तरह का नहीं होगा। pz में 1 प्लस जेड चलेगा, pz में 1 प्लस जेड स्क्वायर, मतलब देयर इज अ जेड टर्म है वहाँ, जेड है वहाँ पे, ठीक है। आपको क्या शो करना है, इसके पास रूट है, आप मान लीजिए नहीं है, एंड इफ पॉसिबल सपोज इट हैज नो रूट। दैट इज, हाँ जी बेटा, कोई रूट ही नहीं है, यानी किसी भी जेड के लिए जीरो नहीं होगा। चेक कीजिए, लाइन समझ में आ गई? रूट होने का मतलब है, रूट होने का मतलब है कि एफ अल्फा इज जीरो फॉर सम अल्फा, और रूट नहीं होने का मतलब एफ अल्फा इज नेवर जीरो फॉर एनी अल्फा। इज इट ओके? जैसे ये नॉन जीरो हो गया वैसे इसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेगा, तो वन बाय पी जेड एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। आप लोगों ने लिमिट पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स भी और रियल भी, लिमिट पढ़ा है, कॉन्टिन्यूटी पढ़ा है, डेरिवेबिलिटी भी पढ़ा है। क्या आपका दिल ये नहीं कहता, कहना तो चाहिए, कि भाई अगर एफ आपका कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और एफ कभी भी जीरो नहीं है, नेवर जीरो, नेवर, एफ इज नेवर जीरो, तो क्या वन बाई एफ कॉन्टिन्यूस नहीं हो जाएगा? अरे बोलो यार, कब बोलोगे? ऐसे ही तो होता है। तो अगर एफ डिफरेंशिएबल है सब जगह और एफ कभी भी जीरो नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लो, किसने रोका है आपको? आपके सामने बहुत दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं। तो बेटा ये जीरो नहीं है, और बीइंग अ पोलिनोमियल, ये तो सब जगह एनालिटिक है, एंटायर है। तो एंटायर मतलब सब जगह डिफरेंशिएबल मान लीजिए। तो ये नॉन जीरो है और सब जगह डिफरेंशिएबल है, तो क्या इसका रेसिप्रोकल भी सब जगह डिफरेंशिएबल नहीं हो जाएगा? अरे बोलो बाबू। दैट इज, मॉड लगा दीजिए। मॉड क्यों लगाया अभी बताएंगे, अभी बताएंगे आपको मॉड क्यों लगाए। अगला नोट देखो, नोट नंबर 2। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल हमारे लिए सिग्निफिकेंट क्यों है। अगर आपने पी जेड को मान लीजिए 5 ले लिया, तो बेटा इसका लिमिट लगाइए, कुछ भी लगाते रहिए, 5 का 5 ही रहेगा। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब आप बताओ जरा इसका लिमिट क्या आएगा, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी पी जेड, इन्फिनिटी आएगा ही नहीं आएगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जेड टर्म, ये मैंने बोला ना, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल, पक्का इन्फिनिटी आएगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। अब बच्चे तो झगड़ते हैं ही, कहते सर यहाँ माइनस लगा देता हूँ। तो कौन समझाए यार, कैसे कैसे बच्चे आ जाते हैं, पता नहीं। आपको वो सेकंड थर्ड क्लास याद है, शुरू में बताया था मैंने, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, माइनस इन्फिनिटी कौन गया भगवान के पास, एक ही इन्फिनिटी है बस, प्लस। तो क्या करें, मॉडल लगा दो। आपसे कोई झगड़ सकता है भला? लीजिए, अब तो इन्फिनिटी आएगा ना बाबू, इसलिए यहाँ पे भी मॉडल लिया था। तो पीजेड की कहीं भी कॉम्प्लेक्स, जिसने भी थोड़ा ढंग से ठीक से कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, वो कभी भी ये नहीं लिखेगा कि एफ जेड का लिमिट डायरेक्टली लगा दीजिए, वो कहेगा मॉड एफ जेड का लगाइए कैलकुलेशन के लिए। तो माइनस इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट ही उड़ जाएगा। आइए सर, ऑल ऑफ यू। हाँ जी, पी जेड इज नॉन कांस्टेंट,
तो बेटा जरा मेरे को बताओ इसका लिमिट क्या आएगा मॉड लगाने के बाद, एज z गोज टू इंफिनिटी। फटाफट बोलो बेटा। अरे आप तो कुछ बोलेंगे नहीं। अगर इसका लिमिट इंफिनिटी है तो रेसिप्रोकल का लिमिट कितना आएगा? जीरो। जीरो। सो लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी। हाँ जी, अगर इस फंक्शन का वैल्यू इंफिनिटी पे जीरो आ रहा है, बाउंडेड ही होगा भाई, सबसे बड़ी वैल्यू पे जीरो आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज 1/pz। ये इसको एज एन सीक्वेंस सोच लीजिए कि एज ए सीक्वेंस जीरो पे जा रहा है, बाउंडेड ही होगा। सो दिस इंप्लाइज फंक्शन 1/mod pz इज बाउंडेड। हाँ जी, अब खतरों के खिलाड़ी की तरह जरा इन दोनों को जोड़ना, जोड़िए जल्दी से जोड़ डालो। थैंक यू। विच फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन एंड बाय विच थ्योरम, है ना? थैंक यू वेरी मच। यही है क्लास का, यही हासिल है, देखो अपने आप अंदर से निकल रहे हैं। वो मेरे को पता है ना भैया इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जिंदगी भर मतलब परेशान होते फिरेंगे आप, ये तब क्यों नहीं किया, तब क्यों नहीं किया, अब करिए फाइनली। बाद में दोबारा कभी थोड़ी ना हो पाएगा। यहाँ लिख देते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लिख दीजिएगा बाय लॉवलीज थ्योरम। हाँ जी, ऐसा रिजल्ट जो एक एनालिटिक फंक्शन को कांस्टेंट बना दे, कम से कम 8-10 तो हमने किए ही हैं, याद है ना? इफ रियल पार्ट ऑफ एफ इज कांस्टेंट देन एफ इज कांस्टेंट, इमेजिनरी क्या ये किया था आपने? मॉड एफ इज कांस्टेंट इंप्लाइज एफ इज कांस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। तो अगर इसका मॉड कांस्टेंट है, इसका मॉड कांस्टेंट है, तो फिर ये खुद भी कांस्टेंट होगा। थ्योरम मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, अगर किसी फंक्शन का रेसिप्रोकल कांस्टेंट है तो वो खुद भी कांस्टेंट है। तो ये बताइए आपने कांस्टेंट लिया था या नॉन कांस्टेंट लिया था? थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आपकी जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, ये इसको तो छोड़े बिना कॉम्प्लेक्स में कभी कराता भी नहीं बेटा, ये प्रूफ जरूर कर लेना। प्रूफ खाली स्टेटमेंट नहीं, प्रूफ। लॉवलीज थ्योरम ने क्या दिया? लॉवलीज थ्योरम खुद ही इतनी बड़ी चीज है, और ये इतने 10-10 पेज का जो प्रूफ हो रहा था उसको सिमटा सिमटा के एक पेज में कर दिया, इतना बड़ा, इतनी बड़ी चीज दे दी उसने लॉवलीज थ्योरम ने। तो प्रूफ ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यूजिंग लॉवलीज थ्योरम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइलस्टोन्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आज की कक्षा यहीं समाप्त की जाती है, यहाँ तक पूरा करके आएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कल सेम टाइम क्लास होगी, मैं टाइमिंग मैसेज कर दूंगा, वैसे क्लास होगी लेकिन कल